नमस्कार, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। तो आज हम इस YouTube चैनल पर देखने वाले हैं कक्षा 6 की बुक्स जिसका भाग 1 है। ठीक है, हमारा राजस्थान जो राजस्थान बोर्ड की किताबें चलती है उसकी हम बात करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। उसके कुछ MCQ क्वेश्चन हैं जिसको हम आज क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो क्लास के अंत तक जुड़े रहे। इस प्रकार से कक्षा 7वीं और 8वीं 9वीं और 10वीं जो भी बुकें चलती है उसमें से हम क्या करेंगे, MCQ क्वेश्चन है वो करेंगे इसी चैनल पर। तो क्लासें आपको रोज़ डेली मिलती रहेगी। बस आपको एक काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना है ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। और आज आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल मतलब टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर ले। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जो है इसकी आपको प्रिंट मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ये कक्षा 7 के भी देखेंगे और कक्षा 8 के भी देखेंगे। आज हम इसके अंदर कक्षा 6 के देखने की कोशिश करेंगे। लगभग देख ले, पूरे देख ले, लेकिन कितने होते हैं वो आप देख सकते हो। ठीक है, उत्तर आपको साथ में मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न क्या, देखिए ध्यान से सुनना है और देखना है। ठीक है, मरु प्रदेश का प्रारंभिक जनतंत्र था। मरु प्रदेश जो है प्रारंभिक किसका जनतंत्र हुआ करता था? शकों का, आर्यों का, कुषाणों का, यूनानियों का। तो ये मरु प्रदेश जो है, हम आज का जो हमारा मारवाड़ वाला क्षेत्र है जो है वो प्रारंभिक में किसका जनतंत्र हुआ करता था? ये आर्यों का जनतंत्र हुआ था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कौन रहते थे? आर्य रहते थे। ठीक है, आप जब देखोगे मतलब वैदिक संस्कृति जब देखोगे आप तो वो जितने भी बसी है वो कहाँ बसी है? मरु प्रदेश में बसी, और वो आर्यों के ये क्या हुआ करता था? जनतंत्र हुआ करता। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। मरु प्रदेश में शामिल क्षेत्र थे। मरु प्रदेश के अंदर कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे उस समय की बात है? ठीक है, बीकानेर, नागौर, चूरू, जैसलमेर और गंगानगर। अब इसके नीचे कूट दे रखा है। इस प्रकार के क्वेश्चन अब परीक्षा में खूब आते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र है वो शामिल थे। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्यों? बीकानेर भी मरु प्रदेश में आता है, आज भी मरुस्थल में आता है। नागौर का कुछ भाग यानी पूर्वी भाग जो है वो किस में? मरु प्रदेश में आता है। चूरू मरु प्रदेश के अंदर आता है। जैसलमेर भी मरु प्रदेश में आता है और गंगानगर भी मरु प्रदेश के अंदर आता है। तो ये 5 जिले हैं जो किस में शामिल है? मरु प्रदेश में शामिल है। इसके अलावा बाड़मेर है। ठीक है, और बाड़मेर है, बालोतरा है जो बाड़मेर से अलग जिला बना, जालौर का कुछ भाग है। ठीक है, तो ये भी किस में आते हैं? इस मरु प्रदेश में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने पूछा है कि मरु प्रदेश के विस्तार से कौन से जनपदों का निर्माण हुआ है? तो मरु प्रदेश के विस्तार से कौन से जनपदों का निर्माण हुआ है? कुरु जनपदों का, या मध्य जनपदों का, जांगल जनपदों का, मत्स्य जनपदों का। तो इसमें देखिए मत्स्य जनपद आप जब पढ़ोगे तो ये पूर्वी राजस्थान के अंदर पढ़ोगे, जिसके अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र आता था। ठीक है, मत्स्य जनपद पे। इसके अलावा जितने भी मरु कुरु प्रदेश, कुरु जो है ये भी मरु प्रदेश में हुआ, मतलब विस्तार इन जनपद का हुआ है। कुरु जनपद का विस्तार भी कहाँ हुआ है? मरु प्रदेश में हुआ है। माद्री जनपद है, इसका भी कहाँ पर हुआ है? इस मतलब मरु प्रदेश में हुआ है। जांगल जनपद, जांगल जो आप देखोगे तो ये छतरपुर के उत्तरी पूर्व भाग, बीकानेर वाला भाग जांगल है, जहाँ पर बहुत सारे क्या है मतलब जाल के पेड़ है, इस कारण उसको जांगल प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखना है कि इसका मरु प्रदेश जो विस्तार जो है वो इन 3 जनपद आपको याद रखना है। कुरु जनपद, माद्री जनपद और जांगल जनपद, ये 3 आपको जो है इनका विस्तार है वो मरु प्रदेश के अंदर हुआ है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 2, 3। ये मत्स्य जनपद जो है वो पूर्वी राजस्थान के अंदर जिसमें अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र आता है। ठीक है, और ये मत्स्य जनपद 16 जनपदों में शामिल था। 16 जो बड़े महाजनपद थे उसमें ये मत्स्य जनपद शामिल था। राजस्थान के अंदर एकमात्र जनपद है जो 16 जनपदों में से एक है, वो है मत्स्य जनपद। ठीक है, ये बात थोड़ी सी आपको याद रखनी। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है कि मरु प्रदेश का प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है। मरु प्रदेश का प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है, वो कौन कौन से ग्रंथ है जिसके अंदर मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है? तो ऋग्वेद के अंदर मिलता है, रामायण के अंदर मिलता है, सरक संहिता, महाभारत, वृद्ध संहिता, और आपके एक याद रखना है रजत रंगिणी जो ये सब प्रकार के जो है ग्रंथ दे रखे हैं, इसमें से राजस्थान का इसमें से कौन सा मतलब है जो मरु प्रदेश का प्राचीन ग्रंथों में वर्णन करता है? तो इसमें आपको 505 याद रखने हैं। ये सभी के सभी इसके अंदर क्या है? सभी नहीं, ये रजत रंगिणी जो है इसके अंदर शामिल नहीं है। बाकी 505 ऋग्वेद के अंदर मिलता है,
रामायण के अंदर भी मिलता है, शरक संहिता, महाभारत और वृद्ध संहिता सभी के अंदर मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न देखिए, कूट के आधारित बहुत अच्छे क्वेश्चन बना है। तो जांगल जनपद में वर्तमान की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र शामिल था? जांगल जनपद में वर्तमान की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र शामिल था? पहले तो मतलब बीकानेर पूरा देख लेते हैं, बीकानेर तो था ही था, एक नंबर तो हो जाएगा। उसके बाद में नागौर का कुछ भाग भी इसके अंदर आता था और जोधपुर का कुछ भाग। अजमेर नहीं आता, अजमेर राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है, ये मेरवाड़ा का प्रदेश है। ठीक है, मेरवाड़ा याद रखना, मेरवाड़ा, ये मेरवाड़ा का क्षेत्र है। अजमेर जो है वो किसका क्षेत्र है? मेरवाड़ा का क्षेत्र है। बाकी जो है ये जांगल जनपद जो है जांगल प्रदेश का क्षेत्र है। 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर थी, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, अहिछत्रपुर वर्तमान के किस स्थान का प्रतिनिधित्व करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि अहिछत्रपुर जो है वर्तमान के किस स्थान का प्रतिनिधित्व करता है? तो नागौर जिला जो आप देखते हैं आज, नागौर जिले का प्रतिनिधित्व है वो कौन करता है? अहिछत्रपुर करता है। नागौर का प्राचीन नाम पूछे तो भी क्या है? अहिछत्रपुर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम किस जनपद से गुजरे थे? तो आपको याद रखना है कि पौराणिक जो कथाएं चलती है, पौराणिक मान्यता है, उनके अनुसार भगवान श्री कृष्ण और कृष्ण के भाई बलराम, ठीक है, कृष्ण के भाई बलराम जो है वो किस जनपद से गुजरे थे, यानी कि चले थे, यानी यहाँ से चले थे? तो वो आपको याद रखना है जांगल प्रदेश जो है यहाँ से चले थे। सीवी जनपद कहाँ पर है? तो सीवी जनपद जो आप देखोगे तो उदयपुर के पूर्वी भाग के अंदर, ठीक है, मेवाड़ का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर सीवी जनपद था। मत्स्य आप सभी जानते होंगे, ठीक है, राजस्थान का जो ये जो उदयपुर का पूर्वी भाग सीवी है और मत्स्य जनपद जो है वो राजस्थान का पूर्वी भाग, जिसमें अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र आता है। अर्जुनायन ये भी आप जानते होंगे। ठीक है, तो जांगल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न आपके सामने है, मत्स्य जनपद से संबंध में सत्य कथन कौन कौन से? कि मत्स्य जनपद से के संबंध में सत्य कथन कौन कौन से? इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराट थी। इसका वर्णन चीनी यात्री जो अवेंसांग आया था, युवान श्यांग इसको बोलते हैं या अवेंसांग भी कहीं बोलते हैं, उसने मतलब किया था। तो इसके अंदर कौन सा राइट हो जाएगा वो आपको देखना है। ठीक है, और एक इसमें ये जनपद अलवर और जयपुर में मध्य स्थित है, अलवर और जयपुर के मध्य स्थित है। तो इसमें 5 सही है। चारों जो दे रखे हैं इसमें ऑप्शन, चारों इसके अंदर क्या है? सही है। इसकी राजधानी विराटनगर थी। अलवर जयपुर के मध्य का भाग इसके अंदर आता है। और इसके अंदर क्या दे रखा था? इसका उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है, ये भी बात ठीक है। और मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। और इसका जो वर्णन है वो चीनी यात्री आया था अवेंसांग, जिसको भीनमाल को मतलब जालदो भीनमाल को पीलो मिलो कह करके गया था। सबसे पहले राजस्थान में कहाँ आया था अवेंसांग? तो भीनमाल आया था। भीनमाल को पीलो मिलो मतलब कहा था। ठीक है, पीलो मिलो कहा था। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए इस प्रकार से दे रखा है। अगला प्रश्न 10वां क्वेश्चन देखिए, मौर्योत्तर कालीन राजस्थान में मुख्य जनपद थे। मौर्योत्तर कालीन राजस्थान, जब मौर्योत्तर काल सर आता, मौर्यों के बाद का काल मौर्य जो आया था एम्पायर, उसके बाद का काल था वो है मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल में राजस्थान के जो मुख्य जनपद थे वो कौन कौन से थे? युद्धीय जनपद हुआ करता था, राजस्थान के पूर्वी उत्तरी भाग में स्थित है, जहाँ पर श्रीगंगानगर वाला वो क्षेत्र आता है। ठीक है, अर्जुनाई ने मालव जो है वो आप आज देखें मालवा प्रदेश हुआ, और शिवी मैंने बता दिया आपको। तो ये चारों जो है वो किस जनपद से संबंधित है? मौर्योत्तर कालीन जनपद से संबंधित है, यानी मौर्योत्तर कालीन के मुख्य जनपद है राजस्थान के अंदर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली के भूभाग प्राचीन जनपद के भाग थे। इसकी राजधानी मथुरा थी। ठीक है, तो ये किस मतलब प्राचीन, ये देश रखा यहाँ पर क्या आएगा? तो राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली के भूभाग जो प्राचीन सूरसेन जनपद हुआ करता, सूरसेन जनपद उसके भाग थे। और इसकी राजधानी थी वो क्या थी? मथुरा थी। ये बात आप याद रखनी है कि भरतपुर, धौलपुर के जो मुख्य भाग है, ठीक है, भूभाग जो है वो प्राचीन किस जनपद के थे? सूरसेन जनपद के थे। और इसकी राजधानी जो थी वो मथुरा थी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक की जातियां जो राजस्थान आकर बस गई थी, ठीक है, वो कौन कौन सी थी? सिकंदर ने जब भारत में आक्रमण किया था,
स्वतंत्रता के अपनी सिकंदर ने जब भारत में आक्रमण किया तो कुछ उत्तर भारत में कुछ जातियाँ रहती थी, ठीक है। तो वो कहाँ आकर, राजस्थान में कहाँ आकर बसी थी वो आपको इसके अंदर बताना है, ठीक है। पंजाब और टक की जातियाँ जो थी उत्तर भारत की, पंजाब और टक की जो जातियाँ थी वो राजस्थान में आकर बसी थी। और वो कौन कौन सी जातियाँ आकर बसी थी, तो ये 3 जातियाँ थी। मालव, ये मालव बस गए, मालव जो बस गए वो बस गए कहाँ पर, मालवा वाला क्षेत्र में। शिवी जो बस गए वो मेवाड़ के पूर्वी भाग वाला क्षेत्र शिवी, और ये अर्जुनायन। तो ये 4 जो 3 जातियाँ हैं वो राजस्थान में आकर के बस गई थी। किसके आक्रमण के कारण, सिकंदर ने जब आक्रमण किया था, ठीक है, अपनी स्वतंत्रता के पश्चात सुरक्षित रखने के लिए। उत्सुक पंजाब और टक की जातियाँ जो राजस्थान में आकर के बसी थी वो थी मालव, शिवी और अर्जुनायन, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला जो है बयाना प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है, ठीक है। यह बात आपको याद रखनी कि बयाना नामक एक प्रशस्ति है, बयाना भरतपुर में पड़ता है, और बयाना भरतपुर में एक युद्ध भी हुआ था, ठीक है। बयाना भरतपुर में एक युद्ध हुआ था, ठीक है, वो भी आपको याद रखना है कि बयाना प्रशस्ति जो है, बयाना प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। बयाना प्रशस्ति है और वो कौन से वर्णन मतलब कौन से राजवंश का वर्णन करती है, सूरसेन राजवंश का वर्णन करती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसकी एक लाइन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। आगे देखिए, मेवाड़, मेदपाट और प्रागवाट। मेवाड़ का जो भाग है, ठीक है, जिसको मेदपाट प्रागवाट भी कहा जाता है। प्रागवाट क्यों कहते हैं, क्योंकि पठारी भाग है इसलिए इसको प्रागवाट कहा जाता है। मेदपाट मेवाड़ का मतलब प्राचीन नाम हुआ करता, मेदपाट और प्रागवाट। प्रागवाट का प्राचीन रूप कौन सा जनपद था, तो इसमें हो जाएगा शिवी। मैंने आपको बताया ये जो है यहाँ पर पहले शिवी रहा करते थे, शिवी जनपद हुआ करता था मेवाड़ से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर बात जो है आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है आपके सामने, शिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी, जिसके अवशेष कहाँ से मिले, ठीक है। शिवी जनपद जो हुआ करता था, शिवी जनपद की राजधानी क्या थी, मध्यमिका, और जिसके अवशेष है वो कहाँ मिलते, तो हमारे जो चित्तौड़गढ़ का जो नगरी है, चित्तौड़गढ़ नगरी, वहाँ पर इसके जो अवशेष है वो मिले हैं, ठीक है। आड़ भी एक सभ्यता है, उदयपुर में बालाथल भी सभ्यता है, देवबारी भी सभ्यता है, इसमें नगरी आपको याद है, नगरी सभ्यता है, वहाँ पर इसके क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं, ठीक है। भरतपुर अलवर के जो अर्जुनायन थे, अर्जुनायन ने किसके साथ मिलकर के विदेशी शक जाति थे, सत्रप जो हुआ करते शक जाति के, उसको हराया था। किसके साथ मिलकर, तो मालवों के साथ मिलकर आया था। किसके साथ मिलकर आया था, भरतपुर और अलवर के जो अर्जुनायन थे उन्होंने मालवों के साथ मिलकर के सत्रप जो हुआ शक जाति के जो थे उनको क्या, विदेशी सत्रप जो थे शक जाति के विदेशी थे, उनको हराया था। किसके साथ मिलकर, मालवों के साथ मिलकर। अगला जो है प्रश्न, मालवा की शक्ति का प्रमुख केंद्र कौन सा था। अच्छा, मालवों की शक्ति का प्रमुख केंद्र पूछे तो आज का जयपुर जो है वो मालवों की शक्ति का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी। मालव क्षेत्र का भाग था, मालव क्षेत्र का किस क्षेत्र का मालव भाग था, अजमेर, टोंक, मेवाड़, प्रतापगढ़ या झालावाड़। तो इसमें से आपको 5 याद रखना है। मालव क्षेत्र जो है वो 5 भाग था, अजमेर भी इसके अंदर आता है, टोंक आता है, मेवाड़ का कुछ भाग भी आता है, प्रतापगढ़ झालावाड़ वाला भाग आता है। तो ये मालव क्षेत्र का भाग था, ठीक है, बहुत बड़ा मालव क्षेत्र का भाग था। मतलब मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख किस में लगा हुआ है। मालवों की दिग्विजय का मतलब 2 बार जीते, दिग्विजय का यूप अभिलेख जो है वो कहाँ पर लगा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। नानसा भीलवाड़ा में जगह पड़ती, वहाँ पर रखा हुआ है मालवों के दिग्विजय का मतलब युद्ध अभिलेख जो है वो नानसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है, ठीक है। योद्धा के संबंध में सत्य कथन बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा है कि योद्धियों के संबंध में एक असत्य कथन आपको बताना है। सत्य कथन कौन कौन से। उत्तरी राजस्थान का एक शक्तिशाली गणतंत्री कबीला था, ये बिल्कुल सही बात है। ये तो उत्तर राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट किया था, ये भी बिल्कुल सही बात है। 5वीं सदी के बाद हुण आक्रमणों ने गणतंत्रीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। यानी 5वीं सदी के बाद किसका आक्रमण हुआ था, हुणों का। और हुणों ने इनकी जो गणतंत्रीय व्यवस्था थी, ठीक है, उनको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ये भी बात क्या सही है। व्रत संहिता में इसके पतन का वर्णन मिलता है। व्रत संहिता हमने बात की थी, जिसके अंदर प्राचीन ग्रंथ है ये एक, ठीक है, जिसके अंदर किसके पतन की जानकारी मिलती है, किसके पतन का वर्णन मिलता है, तो योद्धियों के पतन का वर्णन मिलता है। किसने युद्ध का पतन किया था, हुणों के आक्रमणों से, ठीक है। हुण आक्रमणकारी थे जिन्होंने जो है 5वीं सदी में इनकी क्या कर दी थी,
जो गणतंत्र व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दी थी। तो इसके अंदर ये चारों ऑप्शन आपको क्या है, सही है। बिल्कुल ध्यान से चार ऑप्शन देखने, एक एक प्रश्न यहाँ से बनता है, एक एक प्रश्न, एक एक लाइन इसके लिए इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है। ध्यान से आपको इस पर देखना है। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, मेवाड़ के गुइल राजवंश की कौन सी राजधानी थी? मेवाड़ के गुइल राजवंश की कौन सी राजधानी थी? मेवाड़ के जो गुइल राजवंश की कौन सी राजधानी थी? तो आप सभी जानते हैं इसमें मेवाड़ के गुइल राजवंश की कौन सी राजधानी थी। नागदा थी, बप्पा रावल के समय बनी थी। आहड़ आलू रावल के समय बनी थी। कल्याणपुर और चित्तौड़गढ़। ये कल्याणपुर कोई नया दे रखा है, मैंने पहली बार सुना है, शायद ये भी थी, कल्याणपुर भी एक राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। बाकी ये नागदा मैंने पढ़ रखा है, आड़ पढ़ रखा है, चित्तौड़गढ़ पढ़ रखा है। अब इसमें डाउट है ये कल्याणपुर थी या नहीं थी, ठीक है। मेरे मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पर कुछ, मतलब ये तीनों थी, ये नहीं थी, कल्याणपुर शायद नहीं थी, ये मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पर इन्होंने। तो यहाँ पर नागदा कहाँ पड़ता है? नागदा पड़ता है नागदा चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। नागदा जहाँ पर बप्पा रावल के समय ये नागदा हुआ करती थी, जब बप्पा रावल जो नागदा बनाया करते थे, तो नागदा बप्पा रावल ने बनाई थी। आड़ बनाई थी आलू रावल ने, जिसने सर्वप्रथम राजस्थान का प्रथम शासक था जिसने अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था। अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था। भारत का प्रथम शासक जिसने अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था वो था चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, किसकी बेटी से? सेल्यूकस की बेटी थी हेलेना। सेल्यूकस निकटर था, उसकी बेटी थी हेलेना, उससे विवाह किया 305 ईस्वी में सर्वप्रथम किया था भारत के अंदर। और ये आड़ उदयपुर का शासक था जिसका नाम था आलू रावल अलठ, उसने आड़ राजधानी बनाई और सर्वप्रथम हरिया देवी से क्या किया था? विवाह किया था, मतलब अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था इसने हरिया देवी के, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी थी। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, वागड़ प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? वागड़ प्रदेश के अंदर कौन कौन सा क्षेत्र आता है? बांगड़ प्रदेश, वागड़ नहीं, बांगड़ प्रदेश में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? नरहड़, भादरा, नोहरा, कन्ना, ये सभी क्षेत्र इसके अंदर शामिल है। डूंगरपुर देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। बागड़ पूछे तो ये नरहड़, भादरा, नोहरा, कन्ना जो शेखावाटी क्षेत्र का कुछ भाग इसके अंदर शामिल होता है। लेकिन अगर पूछे आपको कि भाई वागड़ प्रदेश में कौन कौन जाता है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला भाग वागड़ प्रदेश पूछे, ठीक है। माई बेसिन वाला भाग जिसमें मुख्य तो बोल सकते हैं आप, जहाँ माई नदी का प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है। और माई नदी के प्रवाह क्षेत्र का जो किनारे वाला भाग है, माई नदी के किनारे वाला भाग, उसको बोलते हैं क्या? कांठल, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये वागड़ प्रदेश इसने पूछा, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ करके उत्तर देना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न आपको पूछा है कि किस वंश के बुंदा के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ था? किस वंश के बुंदा के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ था? तो मीणा वंश का एक बुंदा था, उस बुंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ था। तो ये प्रश्न भाई मैंने पहली बार पढ़ा है कि किस वंश के बुंदा के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ था। तो मीणा वंश का एक बुंदा था, उस बुंदा के नाम पर बूंदी का क्या हुआ था? नामकरण हुआ था, ठीक है। जिस प्रकार बिक्का के नाम से बीकानेर बना था, जोधा के नाम पर जोधपुर बना था, अजयपाल के नाम से अजमेर बना था, अजयपाल, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम बने। इस प्रकार बूंदा का मीणा वंश का मतलब कुछ हुआ था बुंदा, उसके नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी। असंगत बताना, इसमें से असंगत कौन सा है? ढूंढाड़ में कौन कौन सा? जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़, जहाँ पर ढूंढाड़ी बोली जाती है। और ढूंढाड़ी की एक उप बोली अभी 4th ग्रेड में पूछी थी, नागरचोल है, वो ढूंढाड़ की उप बोली है, ठीक है। हाड़ौती कोटा बूंदी के आसपास का क्षेत्र, हाड़ौती में कोटा बूंदी के आसपास का क्षेत्र आता है, जिसमें कोटा बूंदी बारा झालावाड़ क्षेत्र आता है। वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। तो वागड़ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र आता है, सही है ये भी। मेवात देखिए बड़ा, मेवात में उदयपुर के आसपास का क्षेत्र नहीं आता है। मेवात में अलवर भरतपुर करौली वाला भाग आता है। अलवर भरतपुर सवाई माधोपुर वाला जो भाग है, ये इस प्रकार से, ये राजस्थान है हमारा, ये मतलब मैंने क्या बना दिया यहाँ पर? राजस्थान बना दिया। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग सवाई माधोपुर से लगा करके डी अलवर तक जो क्षेत्र है, ठीक है। तो ये क्षेत्र जो मेवात क्षेत्र के अंदर आता, बाकी उदयपुर के आसपास का क्षेत्र इसके अंदर शामिल नहीं आता, ठीक है। असंगत बताना इसमें से, असंगत मांड जैसलमेर, ठीक है। वल्लभ भी जैसलमेर का, झालावाड़ का नहीं, वल्लभ भी जैसलमेर का है, ये इसने झालावाड़ जगह गलत है। गुजरातरा जोधपुर का दक्षिणी भाग गुजरातरा सही है। कांठल प्रतापगढ़ का क्षेत्र ये भी सही है, लेकिन इसमें मांड दे रखा सही है, और वल जो दे रखा वल, मांड और वल ये दोनों जैसलमेर के। मांड और वल जो प्राचीन नाम है वो जैसलमेर के। गुजरातरा जोधपुर का दक्षिणी भाग का प्राचीन नाम है, कांठल जो है प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम है। ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी। हसन खां मेवाती किस युद्ध में वीरता दिखाई थी? हसन खां मेवाती ने किस युद्ध में वीरता दिखाई थी? तो खानवा के युद्ध में हसन खां मेवाती ने
मतलब क्या दिखाई थी, वीरता दिखाई थी। राणा सांगा की तरफ से लड़े थे असंत खां मेवाती। तो खानवा के युद्ध में आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्रोत में शामिल है। पुरातात्विक स्रोत में शामिल हैं अभिलेख भी आते हैं, मुद्रा भी आती हैं, स्मारक भी आते हैं, उत्खनन सामग्री, जितने भी हमको उत्खनन सामग्री जो खोदने से प्राप्त हुई सामग्री है वो भी इसमें शामिल है। तो इसमें 4 ऑप्शन से हो जाएगी। अभिलेख भी हमको क्या कहते हैं, प्राचीन इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। मुद्रा जो जितनी भी है वो भी हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी प्रदान करती है। स्मारक जितने भी बने हुए प्राचीन समय में, ठीक है, तो वो भी हमें क्या करते हैं, प्राचीन इतिहास की मतलब जानकारी प्रदान करते हैं। उत्खनन सामग्री, ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, जितनी भी सभ्यता आज देखिए मतलब प्राचीन सभ्यता है, उस सभ्यता जो भी में वस्तु प्राप्त हुई है, जो भी सामग्री में प्राप्त हुई है, वो भी क्या करती है, पुरातात्विक स्रोत, यानी ये भी पुरातात्विक स्रोत है जो हमको प्राचीन इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर सही हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला प्रश्न आपके सामने, सत्य कथन कूट का चयन करें। सत्य कथन कूट का चयन करें या सत्य कथन कूट का इसमें चयन करना है, ठीक है। घंटियाला अभिलेख प्रतियानों की जानकारी देता है। बिजुलिया अभिलेख सुहानों की प्रारंभिक जानकारी देता है, ठीक है। तो बिजुलिया अभिलेख सुहानों के देता है, ये तो बात बिल्कुल सही है, ठीक है। बिजुलिया वासुदेव सुहान, ठीक है, ये पिछले याद रखना है। और घंटियाला अभिलेख प्रतियानों की जानकारी देता है। घंटियाला अभिलेख प्रतियानों की देता है, और जो ये बिजुलिया अभिलेख है ये किसकी प्रारंभिक करता है, ये बिजुलिया अभिलेख है वो सुहानों की प्रारंभिक जानकारी प्रदान करता है। तो ये दोनों बातें हमको क्या है, सही है। दोनों बातें इसके अंदर क्या दे रखी है, सही दे रखी, बिल्कुल ठीक है। 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। अगला प्रश्न आपके सामने, शीरवा संस्कृत भाषा का शिलालेख किस शासन की जानकारी देता है। मतलब शीरवा के संस्कृत भाषा का शिलालेख है, ठीक है। शिलालेख का मतलब होता है एक पत्थर पर लिखा गया लेख। शिला का मतलब पत्थर, और पत्थर पर लिखा गया लेख, तो वो शिलालेख होगा। शीरवा का जो लेख है वो क्या है, शिलालेख है, संस्कृत भाषा में है। वो किस वंश की या किस शासन की जानकारी देता है, तो रावल समर सिंह की जानकारी देता है। रावल समर सिंह एक शासक हुए, उनकी जानकारी हमको देता है, ठीक है। और ये रावल समर सिंह हुए थे, ये कब हुए थे, तो रावल समर सिंह हुए थे मेवाड़ के इतिहास में हुए थे। रावल समर सिंह, रावल जो उपाधि है वो मेवाड़ों की है। मेवाड़ के जो शासक हुए थे, मेवाड़ में 2 प्रकार के शासक हुए थे, एक रावल और एक सिसोदिया। रावल जो थे, अप्पा रावल से लगा करके रतन सिंह रावल रतन सिंह जो हुआ करते थे, वहाँ तक चलते हैं शासक। उसके बाद में फिर अमीर आता है। अमीर जो है वो सिसोदिया वंश का शासक था, सिसोदा गांव से निकल कर आया था, इसलिए उनको सिसोदिया शासक कहा गया। सिसोदिया वंश का शासक था वो। फिर वो जो है क्या करता, मेवाड़ का उद्धार करता, इसलिए उसको मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं, रावल अमीर को, ठीक है, मतलब महाराणा अमीर को, ठीक है, राणा अमीर को भी कह सकते हैं उनको। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी। तो रावल समर सिंह जो है वो शीरवा शासन की जानकारी देता है, रावल समर सिंह की, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, असंगत मतलब संगत बताइए सही कौन कौन से। पृथ्वीराज विजय जो है वो जयानक की है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी है। कानड़ देव प्रबंध पद्मनाभ की है। दलपत विलास ये दलपत सिंह की है। तो ये चारों बात सही है। हमीर विजय पूछे तो जयानक की है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी की है। कानड़ देव प्रबंध ये पद्मनाभ की है। और दलपत विलास ये किसका है, तो ये दलपत सिंह का है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, चारों सही है। अगला है, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक कौन सी है। तो कर्नल जेम्स टोड की 2 पुस्तकें निम्नलिखित मतलब मुख्य तौर पर आई थी। एक तो इसकी जो पुस्तक हुई थी 1829 के अंदर प्रकाशित थी, ये 1829 के अंदर प्रकाशित हुई थी। उस पुस्तक का नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये 1829 में प्रकाशित हुई थी। और कर्नल जेम्स टोड की जब 1835 में मृत्यु हो जाती है, 1835 में, तो 1835 में जब कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हो जाती है, 1833 में कर्नल जॉर्ज की मृत्यु होती है, 1833 में मृत्यु हो जाती है शायद। और 1835 में एक पुस्तक इसकी पत्नी के द्वारा प्रकाशित की जाती है, पश्चिमी भारत की यात्रा। ये दोनों पुस्तक कर्नल जेम्स टोड की थी, ठीक है। ये बात आपको, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह कहते हैं। तो राजस्थान इतिहास के पिता कौन थे, तो कर्नल जेम्स टोड थे, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा था। सत्य कथन कूट का चयन करें। वीर विनोद कवि राजा श्यामलदास की है। मारवाड़ राज्य का इतिहास विश्वेश्वर नाथ रेऊ। तो मारवाड़ राज्य का इतिहास है वो किसने लिखा था, विश्वेश्वर नाथ रेऊ। और वीर विनोद जो है कवि राजा श्यामलदास, ठीक है, वीर विनोद की रचना की थी, जिसमें 1857 की क्रांति का वर्णन मिलता है वीर विनोद के अंदर, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कौन सी रियासतों का इतिहास लिखा था।
गौरीशंकर रियासत ओझा जो एक इतिहासकार हुए हमारा, ठीक है, बहुत बड़े इतिहासकार थे इन्होंने। और इन्होंने कौन कौन सी रियासतों का इतिहास लिखा था ये आपको बताना है। जोधपुर का इन्होंने लिखा था, सिरू का भी इन्होंने लिखा था, और जैसलमेर का इतिहास रियासत ने लिखा था, डूंगरपुर का, बांसवाड़ा का, प्रतापगढ़ का, सभी रियासतों का जो इतिहास है जोधपुर, सिरोही, जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है। जोधपुर का लिखा था, सिरोही का लिखा था, जैसलमेर का लिखा था, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो ये जोधपुर, सिरोही, जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन छह रियासतों का इतिहास है वो कर्नल मतलब गौरीशंकर रियासत ओझा ने लिखा, GS ओझा ने लिखा था, ठीक है। अगला प्रश्न है वंश भास्कर एक रचना है। वंश भास्कर ये के लेखक कौन से? सूर्यमल मिश्र, ठीक है। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? वंश भास्कर। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को, प्रशंसा, किसी की प्रशंसा में लिखे गए जो अभिलेख है उसको क्या कहते हैं? प्रशस्ति पत्र कहा गया है, ठीक है। तो ये आपको परिभाषा याद रखनी कि प्रशंसा, किसी की प्रशंसा में जो लिखे गए अभिलेख है उसको क्या बोलते हैं? प्रशस्ति पत्र बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि राणा सांगा थे, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी की युद्ध की जो प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहलाएंगे? प्रशस्ति पत्र। मानव ने धातुओं में सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तांबे धातु का उपयोग किया था, ठीक है। मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु से मतलब परिचित था? तांबा राजस्थान में कहाँ मिलता है सर्वाधिक? खेतड़ी कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। ताम्र सभ्यता नहीं है। अब देखिए ताम्र सभ्यता कौन कौन सी नहीं है? तो कालीबंगा ताम्र सभ्यता, गणेश्वर है, आहड़ है, लेकिन चुनारी सभ्यता ताम्र सभ्यता नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, असंगत बताइए। सभ्यता एक तरफ दे रखी है, एक तरफ स्थल दे रखा है, इसमें असंगत आपको बताना है। सोनारी सभ्यता झुंझुनू में है, दर सभ्यता भरतपुर में है, नगर सभ्यता चित्तौड़गढ़ में, नगर सभ्यता टोंक में है, रेड सभ्यता भी टोंक में है। नगर टोंक है, नगरी चित्तौड़गढ़ में है। नगरी सभ्यता जो है, नगरी, देखिए फर्क देखिए आप, नगर और नगरी में फर्क है। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में, नगर सभ्यता टोंक में। कहाँ पर है? टोंक में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ से बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में द्रवतवती और सरस्वती नदी की घाटी में पुरातत्वविद आमलानंद घोष ने 25 के लगभग पूरा स्थलों की खोज की है। द्रवतवती नदी या घग्गर नदी, जिसको सरस्वती नदी आज हम कहते हैं, उसको आज हम कौन सी नदी के नाम से जानते हैं? घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। और वहाँ पर आमलानंद घोष ने कितने पुरा स्थलों की खोज की है? 25 के लगभग पुरा स्थलों की खोज की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में यार सवाल यहाँ से बनने की पूरी संभावना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य नहीं है। कालीबंगा से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए? गाय के मुख्य प्याले, ये तो मिला है। तांबे का बेल मिला है यहाँ से। कांसे का दर्पण मिला है। लैंपिच लाजुली ये नहीं मिला, ये भी इसके अंदर नहीं मिला, ठीक है। कालीबंगा से हिसाब से नहीं मिलता है। गाय के मुख्य वाले प्याले मिलते हैं, मुख वाले तांबे का बेल मिलता है, कांसे का दर्पण मिलता है। इसके अलावा जुते हुए खेत के प्रमाण, गेहूँ जौ के प्रमाण, ठीक है। और काली सूड़ियाँ के नाम पर कालीबंगा सभ्यता का नाम पड़ा, काली सूड़ियाँ का कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछे तो काली सूड़ियाँ, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। हाथी दांत का कंघा एक कांस की मणियाँ किस सभ्यता से मिले? हाथी दांत का कंघा मिलता है और कांस की मणियाँ ये मिलती कालीबंगा से, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, वन लाइनर है। राजस्थान आहड़ सभ्यता, मतलब आहड़ सभ्यता को 10वीं 11वीं सदी में किस नाम से जाना जाता था? आहड़ सभ्यता जो है वो 10वीं और 11वीं सदी में किस नाम से जानी जाती थी? अघाटपुर इसको कहा जाता है 10वीं सदी। इसको धूलकोट भी कहते थे, ताम्रवती नगरी भी इनको कहा गया है, ठीक है। मर्तकों का टीला, ये सभी इसके प्राचीन नाम है। 10वीं और 11वीं सदी में पूछे तो अघाटपुर है, ठीक है। देखिए इसने सभी दे दिए, सभी आहड़ सभ्यता के नाम है, लेकिन अघाटपुर है 10वीं 11वीं सदी में पूछा तो अघाटपुर कहा जाता था। उसके अलावा उदयपुर में आहड़ बेड़च नदी के किनारे पर एक आहड़ सभ्यता विकसित हुई थी। के किनारे पर विकसित सभ्यता को स्थानीय लोग किस नाम से जानते थे? धूलकोट के नाम से जानते थे। उदयपुर में सभ्यता एक है आहड़ सभ्यता बेड़च नदी के किनारे पर है, और इस सभ्यता को स्थानीय जो लोग थे वो किस नाम से जानते थे? धूलकोट के नाम से। आहड़ सभ्यता के संबंध में कथनों पर विचार करना है। यहाँ के घर पत्थरों की मिट्टी की ईंटों से बने हैं। पत्थर और मिट्टी की ईंटों से मतलब बने हैं। मिट्टी की ईंटें भी कैसी है? जो धूप में पकाई गई है, ठीक है। धूप की रोशनी से पकाई गई मिट्टी की ईंटों की। घरों की छत बांस और केलू से बनी है, यह भी बात ठीक है, दोनों बात ठीक है। एक साथ सूले मिले, इसका मतलब ये है कि आहड़ सभ्यता जो है वो ये हो सकता है कि यहाँ पर मतलब परिवार था, वो कैसा हुआ करता था? परिवार था वो, मतलब कैसा था? जॉइंट फैमिली हुआ करती थी कुल मिला के, इसलिए 6 सूले मिले यहाँ पर, ठीक है। और कई इतिहास इनके अलग अलग मत हैं, लेकिन
ये भी हो सकता है कि विशेष सूले मिले, इसका मतलब जॉइंट फैमिली हो सकती है। ठीक है, या तांबा पिघलाया जाता था, तांबा मतलब पिघलाने की भट्टियाँ कहीं पूछती तो आर्य सभ्यता से मिली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चारों बातें ये सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सत्य कथन बताना है आपको। आड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे, ये भी बात सही है। आड़वासी क्या बनाते, बर्तन बनाते थे, और बर्तन बनाने की कला में ये दक्ष थे। आड़ में तस्तरिया, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरिया के अवशेष मिले। तस्तरिया मिली है, तस्तरिया का मतलब आप बोलते प्लेट। ठीक है, कि जो मतलब कोई देगड़ होता है, देगड़ पर जो प्लेट लगाई जाती है उसको बोलते तस्तरी, तो तस्तरियाँ यहाँ पर मिली। दीपक, दीपावली आने वाली है, दीपक। धूपदानियाँ, धूपदानियाँ जो है वो भी यहाँ मिलती। कटोरियाँ, ठीक है, वो यहाँ से अवशेष मिले। यहाँ से 8 पंचमार्क मुद्रा मिली, 8 पंचमार्क मुद्रा यहाँ से मिली, ये भी बात ठीक है। 26 किस्म के मणि प्राप्त हुए, 26 किस्म के मणि यहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये बात भी ठीक है। यानी कि इसके अंदर कौन कौन से सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा इसके अंदर सही है। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा ये सही है। 8 पंचमार्क यहाँ से नहीं मिली। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भगवानपुरा सभ्यता स्थल किस स्थल से संबंधित है। भगवानपुरा एक सभ्यता स्थल है और वो आर्य सभ्यता से स्थित है, आर्य सभ्यता से मिला हुआ स्थल है। अगला है, 11 कमरों वाला भवन दुर्ग किस सभ्यता से मिला है। बालाथल सभ्यता से मिला है, जो कि उदयपुर में स्थित है। ठीक है, वल्लभनगर, उदयपुर, बालाथल सभ्यता स्थित है, वहाँ पर 11 कमरों वाला एक भवन मिला है। बालाथल सभ्यता के इस संबंध में सत्य कथन बताइए। बालाथल उदयपुर ताम्रवती कालीन सभ्य स्थल है। ठीक है, ये भी बात ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियाँ मिली है, यहाँ से सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं, मिश्रित और प्रलब्ध, ये गलत बात है। बाकी सभी सही है, ये गलत दे रखा है इसमें। मतलब कितने सत्य कथन है, यानी चारों कथन यहाँ पर सही है। बालाथल में प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से, बालाथल से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। तांबे के साकू यहाँ से मिले हैं। ठीक है, सैनी जिसको हम बोलते हैं, आज हम सैनी बोलते हैं, इस प्रकार की होती है ये, इस प्रकार से सैनी हुआ करती है, जिसमें हथौड़ा मारते हैं, यहाँ से हथौड़ा मार के पत्थर को तोड़ने के लिए काम आती है, पत्थर को तराशने के लिए काम आती है, वो सैनी। बाण भी यहाँ से मिले। कर्णफूल एक आभूषण होता है कान का, ये भी मिला। गले के हार की लटकन, गले की हार की लटकन होती है, गले के हार की लटकन, वो भी यहाँ से मिलती, बाला चलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके सामने, ताम्र संशयी संस्कृति सभ्यता स्थल कौन सा है। ताम्र संशयी संस्कृति सभ्यता स्थल कौन सा है जहाँ से विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिलते हैं, वो गणेश्वर। ठीक है, तो आज 50 क्वेश्चन मैंने आप इस क्लास के अंदर देखे। ठीक है, 50 के आगे वाले क्वेश्चन है वो अगली क्लास में देखेंगे। अंत तक आपको जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्लास को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।